हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पॉइंट ऑन अ एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑन अ इक्वेटर। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें पॉजिटिव क्यू चार्ज और नेगेटिव क्यू चार्ज है। ओरिजिन से आर जितने डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे डायपोल की वजह से जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वो कैलकुलेशन करने के लिए हमने जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो हमें पता है, तो जिसको हमने ब्लू लाइन से इंडिकेट किया है। और माइनस क्यू जो कि नेगेटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिससे हमें ऑरेंज से डिनोट किया है। ओके, तो ये ब्लू और ऑरेंज का अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो उसका डायगोनल जो है वो ये ग्रीन कलर का होगा, जो हमारे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली इन दो कंपोनेंट के ऊपर बना हुआ है। तो ये कंपोनेंट जो है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू कहेंगे, और ये कंपोनेंट का फील्ड ई माइनस क्यू कहेंगे। तो सबसे पहले हम ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल magnitude of electric field at point P due to plus Q charge। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है हमारी E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन होगा के क्यू अपॉन, अभी हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस में हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है क्यू से, वो डिस्टेंस चाहिए होगा। तो हमारे पास ये क्यू पी लेंथ की डिस्टेंस है नहीं, उसकी वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे और ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो हमें फ्रॉम फिगर ये पता चलेगा, जो ये ट्राइंगल है उसमें सपोज ये अननोन वैल्यू है x, जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमें पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो हमारा जो ये इक्वेशन है के क्यू और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम मैग्नीट्यूड रखेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए लिखते हैं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P due to minus Q charge. Okay, so equation is E minus Q is equals to KQ upon x square। ओके, ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जो x है वो सिमिलर x हमें यहाँ पे भी मिलेगा, इसलिए यहाँ माइनस क्यू और p के बीच का डिस्टेंस भी x होगा। इसकी वजह से हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा है, तो इसकी वैल्यू भी हमें मिलेगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इसमें ध्यान रखिए हमने माइनस क्यू चार्जेस भले यहाँ पे लिया है, लेकिन सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिया है, तो यहाँ पे कोई भी माइनस की साइन नहीं आएगी, राइट, दोनों सेम होंगे। ओके, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। So electric field at point P।
सो इक्वेशन से हम डिनोट कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। ओके, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू विद वेक्टर है, तो हमें इसमें वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड के साथ हमें यूनिट वेक्टर भी अरेंज करना होगा, जिससे हमें पता चले कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए हम ये जो फिगर है इसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो जो हमारा पॉइंट P है, पॉइंट P पे E प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पे तो E प्लस क्यू के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट जो है वो x एक्सिस पे जाएगा और एक कंपोनेंट है जो y एक्सिस पे जाएगा। अगर ये एंगल थीटा हम कंसीडर करते हैं तो ये होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा और ये होगा E प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, सिमिलरली इसी पॉइंट पे हमारा नेगेटिव चार्ज भी है। जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में E माइनस क्यू। तो सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा जो कि सेम E माइनस कॉस थीटा होगा क्योंकि वो x कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट जो कि साइन है E माइनस क्यू साइन थीटा मिलेंगे। तो यहाँ पे E माइनस साइन और प्लस साइन वाले कंपोनेंट वर्टिकली सेम मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और ये दोनों कंपोनेंट जो है वो मर्ज होके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें दोनों के कॉस कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। और इसके साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, दैट ऑल वी नो। सो पी कैप जो है वो माइनस टू प्लस है। लेट मी मेक इट डार्कर। माइनस क्यू टू प्लस क्यू। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी कैप से ऑपोजिट है, तो हम इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस पी कैप की डायरेक्शन में लेंगे। तो इस इक्वेशन में इन दोनों की जगह पे हम ये दो कॉस कंपोनेंट्स लेंगे और डायरेक्शन की जगह पे हम माइनस पी कैप लेंगे। तो हमें इक्वेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, और उन दोनों के कॉमन में हमें मिला माइनस पी कैप। ये माइनस पी कैप डायरेक्शन का है जो हमने आगे डिस्कशन किया। अब इन दोनों में से हमारा जो कॉस थीटा है वो कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचे E माइनस आगे ले लेते हैं, माइनस यहाँ पे मिलेगा E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा पी कैप। E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है इक्वेशन 1 और 2 से, तो वो हम डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन मिलेगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा पी कैप। ये दोनों सिमिलर है तो ऐड हो जाएगा। सो मिलेगी इक्वेशन हमें माइनस 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा पी कैप। कॉस थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें वापस इस फिगर पे आना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल अगर थीटा फॉर्म हो रहा है तो हमें कॉस चाहिए, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट हमारा ए होगा और एक्स होगा हाइपोटेनियस। तो फ्रॉम द फिगर हम कैलकुलेट करते हैं
So from the figure we can write cos theta is equals to a upon x. Okay, but एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ. Using this equation into this equation, what we get? So electric field E is equals to minus 2kq upon r square plus a square into a upon r square plus a square raised to half p cap. ओके, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, यहाँ पे पावर 1 है, ये 1 हाफ है तो 3/2 हो जाएगा, तो कंबाइन करते हैं तो माइनस 2kqa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 p cap. Now we know that 2aq is equals to p, so minus kp upon r square plus a square raised to 3/2 p cap because 2aq is equals to p. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन हो जाएगी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया. और इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर जो हमारा a है यहाँ पे इस a की कंपैरिजन में ये r की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो इक्वेशन कैन बी री रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस के पी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो आर स्क्वायर रेस टू 3/2 हो जाएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर कट होके हमें मिलेगा के पी अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल. ओके, तो पोलर एंड नॉन पोलर दो टाइप के हमारे पास एटम्स होते हैं. जो नॉन पोलर एटम्स हैं, नॉन पोलर एटम्स उसे कहते हैं जिस एटम के सेंटर में ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो, मतलब कि सेपरेट ना हो. ऐसे नॉन पोलर एटम्स को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साइड इफेक्ट होता है. तो आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो एक तरह से डायपोल फॉर्म करते हैं. जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे इस एटम का नेगेटिव साइड होगा और यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव है और वहाँ पे पॉजिटिव होगा. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करते ही ये वापस यहाँ से अपने वापस पोजीशन में पहुँच जाता है. इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. इनकी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होती है. ओके, सो इसे हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक H2O. ओके, H2O जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस टाइप के, सॉरी H2O नहीं, CO2, माय मिस्टेक, CO2 मॉलिक्यूल्स हैं. CH4 ये मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं जिनकी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होती. ओनली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद ही वो डायपोल फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम्स. ओके, नाउ सेकेंड, पोलर मॉलिक्यूल्स. तो पोलर मॉलिक्यूल्स इस तरह होते हैं कि जिसमें पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेट होता है. इनकी परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपने
हिसाब से, अपनी एनर्जी के हिसाब से अलाइन होते हैं डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस तरह से डायपोल का स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होते हैं। ओके, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में हम H2O, HCl इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। So students, our next topic is dipole in a uniform external field. Okay, external electric field में जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेवियर करती है वो हमें देखना है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। हमने किसी एक एंगल के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरह से अरेंज किया हुआ है। हमें पता है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2a जितनी है, और यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ से ये हाफ डिस्टेंस स्मॉल a जितना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सो हमारा ये जो चार्ज डायपोल है जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, सो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन E = F/Q, ओके, इसका यूज़ करेंगे तो हमें फोर्स की इक्वेशन मिलेगी जो कि QE जितनी होगी। सो पॉजिटिव चार्ज पे प्लस QE जितना फोर्स लगेगा नेगेटिव साइड, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड वो अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे QE जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है -Q, उसके लिए भी हम लिख सकते हैं F = -QE। ओके, माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो फोर्स है उस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें यहाँ पे -QE जितना फोर्स मिलेगा। अब ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, अगर ये किसी एक पॉइंट के ऊपर लग रहे होते तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता, लेकिन ये डायपोल के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन होगी। सपोज ये हमारी डायपोल है, नेगेटिव का जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो रिजल्टेंट हमें कुछ इस तरह से डायपोल का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं हमें पता है इसकी वजह से इसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो हमें डायपोल के साथ जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो टॉर्क की हमारी कैलकुलेशन के लिए हमें टॉर्क की इक्वेशन पता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क tau is equals to perpendicular distance into magnitude of force। किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास ये फिगर है, फिगर में ये एंगल थीटा है, तो अगर हम यहाँ से एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं तो ये एंगल भी सिमिलरली थीटा हो जाएगा। थीटा की एडजेसेंट साइड, यानी ये जो ऑपोजिट साइड जो ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये उसकी ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, साइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेट मी शो यू। तो हम यहाँ पे एंगल लेंगे साइन थीटा, जो कि यहाँ पे भी ये सेम एंगल फॉर्म होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, यानी जो ऑपोजिट है ये, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वी कॉल इट एज एन एक्स और सो, और हमें ये हाइपोटेनियस पता है, सो एक्स अपॉन लेट जस्ट से 2a। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें 2a साइन थीटा। तो 2a साइन थीटा जो है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अभी उसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिलेगा 2a साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है उसके लिए हम QE ले सकते हैं विदाउट एनी नोटेशन। सो QE। ओके, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं।
Q जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसको हम आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इससे हमारे जो ओरिजिनल रिजल्ट है उसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं। तो इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे 2AQ और यहाँ पे E साइन थीटा। वी नो दैट 2AQ इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट P, तो यहाँ पे रखेंगे P E साइन थीटा बिकॉज 2AQ इज इक्वल्स टू P। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट कि साइन जो थीटा है वो किसी भी दो प्रोडक्ट के बीच में जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो उसको इंडिकेट करता है। सो साइन थीटा को रिमूव करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं P क्रॉस E। सो टॉर्क हमें मिलेगा P क्रॉस E और इसका मैग्नीट्यूड होगा PE साइन थीटा, जिसे हम हाईलाइट कर देते हैं। तो हमें ये दो इक्वेशन मिलेंगे। मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए ये इक्वेशन है, और अगर हम स्केलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वेशन है। सो अब डिफरेंट पोजीशन के लिए हम पता करते हैं कि डायपोल पे किस तरह से टॉर्क लगेगा, मतलब टॉर्क कहाँ पे मैक्सिमम होगा, टॉर्क कहाँ पे मिनिमम होगा, टॉर्क कहाँ पे ज़ीरो होगा। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन जो हम ले रहे हैं टॉर्क दैट इज़ P और E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में अगर ज़ीरो एंगल है। ओके, सो इफ़ फर्स्ट कंडीशन इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री जब होगा तो टॉर्क की इक्वेशन में टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन 0 रखेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो टॉर्क 0 मिलेगा। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों एक तरह से अलाइन हो जाएंगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगी, जैसे कि दोनों में एंगल 0 डिग्री रहे, तब उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इन दैट केस कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा और डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेडी रहेगी। ओके, सेकेंड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू π/2 और यू कैन से 90 डिग्री। ओके, इस केस में क्या होगा, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वो हमें पता है, तो आंसर विल बी PE। सो इन दिस केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल के परपेंडिकुलर होगा या फिर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, इन द केस 90 डिग्री, उस टाइम पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और इस मैक्सिमम टॉर्क के यूज से जो डायपोल है वो रोटेट करेगी और तब तक इसके ऊपर टॉर्क लगेगा जब तक वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल ना हो जाए, जैसे कि हमने केस 1 में देखा। ओके, नाउ थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क की बात करते हैं। सो थीटा अगर 270 डिग्री है तो टॉर्क PE साइन 270 मिलेगा, जो 1 के ऑपोजिट -1 है। इन दैट केस टॉर्क हमें मिलेगा -PE। ओके, जो कि टॉर्क की सबसे मिनिमम वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा अगर जो हमारी डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की बजाय नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि डायपोल जो है वो टॉर्क जनरेट करता है, फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लगते हैं, फिर रोटेशन करता है और अलाइन हो जाता है। ओके, आफ्टर अलाइनिंग देयर इज़ नो टॉर्क, टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में, डायपोल के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाता है तब। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमें पता है कि डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं, मतलब फोर्स की वैल्यू जो है डिफरेंट होती है। तो इस केस में अगर हम लेते हैं, हमने जो कॉम्ब वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो कॉम्ब में नॉर्मली नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो जनरेट होता है, जो पीस ऑफ पेपर है उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। तो वो किस तरह से होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, तो हम जो डायपोल्स हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज हमारे पास ये डायपोल्स है, मतलब पीस ऑफ पेपर,
रैंडमली अरेंज्ड है। ओके, तो इस तरह से जो डायपोल या पीस ऑफ पेपर जो हमारे पास होते हैं वो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही जो उनके नज़दीक वाले पार्ट है, सबसे पहले क्या होगा, रोटेशनल मोशन होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म में रोटेशनल मोशन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो हर एक डायपोल के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो हमें सेकेंड पिक्चर में ये देखने को मिलेगा, जो माइनस क्यू चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में, वो सारे डायपोल्स इस तरह से अरेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सबसे पहले रोटेशन होके सारे जो डायपोल्स हैं अलाइन हो जाएंगे। अब जो कि ये नेगेटिव चार्ज है और इसके टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा। तो ये डायपोल्स जो हैं इस डायरेक्शन में ड्रैग होंगे, मतलब अट्रैक्ट होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये अट्रैक्ट होते जाएंगे ये आगे की ओर अपना डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे वो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाएंगे और वहाँ पे चिपक जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। सो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल होती है वो लीनियर प्लस रोटेशनल, ऐसी दोनों ही मोशन करती है, सबसे पहले रोटेशनल एंड देन लीनियर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हमने पहले जो चार्जेस की सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 4 और 5 चार्ज की एक छोटी सी सिस्टम है, Q1 Q2 Q5 अप टू Q5, Q3 Q4। ओके, सो इसके साथ जो अगर हमें इसमें से किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ता है, राइट। यानी कि अगर हम F1 पे जो फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो F1 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड प्लस F15। ओके, सो इसमें 5 या 6 इलेक्ट्रिक चार्जेस हों तो हम सिंपली एडिशन करके टोटल रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर चार्जेस की नंबर ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 10, 20, 100, 500, 5000, तो उस केस के अंदर ये जो एडिशन है वो कंटिन्यूसली 5000 स्टेप्स तक जा सकता है। और हमें पता है इतने सारे स्टेप्स अगर अंदर होंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी एन एरर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया है कि जहाँ पे किसी भी टाइप की अगर बहुत सारे चार्जेस अरेंज्ड होते हैं तो उस केस के अंदर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके सिंपली, बहुत ही ईजीली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल फोर्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो बेसिकली 3 टाइप के हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बाय द डायमेंशन। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑल्सो, जो 1 डायमेंशनल है। सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, जो कि 2 डायमेंशनल है, प्लेन। एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि 3 डायमेंशनल है। ओके, सो 1 बाय 1 हम इसकी डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारा जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दैट इज 1 डायमेंशनल। सो इसको एज अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक लाइन है, एक कंडक्टिंग वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। ओके, ये हमारा ओरिजिन है O,
यहाँ से हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट के थ्रू इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो सपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से पहले तो इसका वेक्टर लेंगे जो कि r वेक्टर है, और इस पॉइंट से इन दोनों के बीच के जो वेक्टर है वो है r डैश। ओके, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इस छोटे से सेक्शन के साथ कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एसोसिएटेड है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज इसके ऊपर जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू जितना है, तो उसका हम इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं। तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है लैम्बडा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, और इसका यूनिट है कूलम पर मीटर। ओके, मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डेल्टा एल। तो जितना भी चार्ज है अगर उसको आप लेंथ से डिवाइड करते हो तो हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। इसके ऊपर से अगर हम डेल्टा क्यू यानी चार्ज ढूंढना चाहे तो हमें इक्वेशन मिलेगी लैम्बडा इंटू डेल्टा एल। सो इस डेल्टा क्यू का इक्वेशन मतलब डेल्टा क्यू जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू हमें मिलती है लैम्बडा इंटू डेल्टा एल। तो अगर पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उसको फाइंड करने की हमारी जो इक्वेशन है वो है के क्यू यानी के डेल्टा क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ का बीच के डिस्टेंस जो है r डैश है, तो r डैश इंटू आर कैप। डेल्टा क्यू की ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ये लेट जस्ट से ये हमारा स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड था जस्ट इस एलिमेंट से, जो टोटल वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे लगता है तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E मिलेगा, और K आउटसाइड ले लेते हैं जो कि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में डेल्टा क्यू की ये वैल्यू मिलेगी लैम्बडा इंटू डेल्टा एल अपॉन आर डैश इंटू आर कैप। सो इस तरह से हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी का यूज़ करके इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारे चार्जेस की वजह से। ओके, नाउ सेकेंड सरफेस चार्ज डेंसिटी का देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए है, जैसे कि हमारा पेज है, किसी तरह की सरफेस है, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो लेट जस्ट से हमारे पास यहाँ पे रैंडम सरफेस है, तो इसका अगर हम डिवाइडेशन करते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में से, तो इसमें कोई एक एलिमेंट से हमें इस पॉइंट P पे, ये इस एलिमेंट से इसका r डैश डिस्टेंस है, और इस पॉइंट P पे हमें इसकी वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पूरे वैसे फाइंड आउट करना है पूरे का, लेकिन सबसे पहले हम एक स्मॉलर एलिमेंट से ढूंढेंगे, फिर हम टोटल करेंगे। और ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r। ओके, सो हमें कैलकुलेशन करना है सबसे पहले एक छोटे से एलिमेंट से पॉइंट P पे कितना फील्ड लगता है, फिर टोटल फील्ड। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की इक्वेशन है सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल्स टू ये है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। ओके, सो डेल्टा क्यू मतलब एरिया, और ये जो चार्ज है उसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमें सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है, जिसका यूनिट हमें मिलता है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये एरिया है। इसके ऊपर से आप अगर डेल्टा क्यू को फाइंड आउट करते हो, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। ओके, सो डायरेक्टली अभी आप इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, इसी में चेंजेस करके डायरेक्टली यहाँ पे जो चार्ज है उसकी जगह पे हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे आप एरिया लेंथ का एल भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा वी कैन राइट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E
के कांस्टेंट इंटीग्रेशन लेमडा एल की डेल्टा एल की जगह पे हमें यहाँ पे रखना है सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। सो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो गया। ओके, मेन इक्वेशन ये है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट सरफेस डेंसिटी, और जैसे यहाँ पे लीनियर डेंसिटी है तो ये लैम्बडा और सिग्मा वाले वो दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, 3 डायमेंशनल, ओके, सॉलिड बॉडी के लिए, जैसे कि क्यूब है, स्फीयर है, वैसे सारी चीज़ों के लिए आप ये ले सकते हो। तो सपोज हमारे पास एक शेप है, उसमें से हमने एक क्यूबिकल, ओके, 3 डायमेंशनल एक शेप बनाया है क्यूब, जिसकी वजह से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना फील्ड लग रहा है किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट P है एज यूजुअल, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है R डैश। ओके, ओरिजिन से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है R, और इस सिचुएशन में हमें पहले इस ब्लॉक से P पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, और उसके बाद नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसका जो सिंबल है वो है रो, और इक्वेशन है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। ओके, और इसके ऊपर से अगर हम डेल्टा क्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा रो इंटू डेल्टा वी। सो और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम अपॉन मीटर क्यूब। ओके, सो इसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, के इंटीग्रेशन रो इंटू डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। सो दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और तीनों इम्पोर्टेंट इक्वेशन में हाईलाइट कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये, जिसके थ्रू आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लीनियर, जैसे कि केबल है, कंडक्टिंग वायर है, वैसे 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। दूसरा है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सिग्मा, जिससे आप किसी भी प्लेन या सरफेस या किसी एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स या चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी ढूंढ सकते हो। और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिससे आप किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं।